नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की चौथी वार्षिक रिपोर्ट जारी की। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने भारत में प्रवास 2020-21 रिपोर्ट जारी की। केंद्र सरकार ने 4 वर्षों के लिए सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना को मंजूरी दी। भूकंप और ज्वालामुखियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने के लिए पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों का नया मानचित्र जारी किया गया। और केंद्र सरकार बैंक बोर्ड ब्यूरो की जगह व्यापक अधिदेश वाली नई संस्था गठित करने की योजना बना रही है। और आइए खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इस अंक की सबसे पहली खबर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय से। एनएसओ ने आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण की चौथी वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। चौथी वार्षिक पीएलएफएस यानी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट जुलाई 2020 से जून 2021 तक की अवधि को शामिल करती है। इस रिपोर्ट में कई निष्कर्ष जारी किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अखिल भारतीय श्रम बल भागीदारी दर वर्ष 2019-20 के 40.1% से बढ़कर 41.6% हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये 42.7% और शहरी क्षेत्रों में 38.9% है। पुरुषों में ये 57.5% है, जबकि महिलाओं में 25.1% है। श्रमिक जनसंख्या अनुपात वर्ष 2019-20 के 38.2% से बढ़कर 39.8% हो गया है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में ये 41.3% और शहरी क्षेत्रों में 36.3% है। पुरुषों में ये अनुपात 54.9% है, जबकि महिलाओं में 24.2% है। बेरोजगारी दर वर्ष 2019-20 में 4.8% थी, जो कि घटकर 4.2% हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये दर 6.1% और शहरी क्षेत्रों में 6.7% है। बेरोजगारी दर पुरुषों में 4.5% है, जबकि महिलाओं में 3.5% है। पीएलएफएस के 2 प्राथमिक उद्देश्य हैं। वर्तमान साप्ताहिक स्थिति, जो केवल शहरी क्षेत्रों के लिए 3 महीने के अल्पकालिक अंतराल पर कई प्रमुख रोजगार और बेरोजगारी संकेतों का अनुमान लगाते हैं, जैसे कि श्रमिक जनसंख्या अनुपात, श्रम बल भागीदारी दर और बेरोजगारी दर। इसके अलावा प्रतिवर्ष ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में सामान्य स्थिति, जिसमें कि मुख्य गतिविधि स्थिति और सहायक आर्थिक गतिविधि स्थिति तथा वर्तमान साप्ताहिक स्थिति दोनों में रोजगार और बेरोजगारी संकेतों का अनुमान लगाता है। पीएलएफएस कार्यबल को कई श्रेणियों में वर्गीकृत करता है। इसके तहत स्वरोजगार आधारित कार्यबल उसे कहा जाता है जिनमें पारिवारिक उद्यमों में स्वयं पर निर्भर कामगार, नियोक्ता और अवैतनिक सहायक शामिल होते हैं। इसके अलावा नियमित मजदूरी और वेतनभोगी कामगार और अनियमित श्रमिक शामिल हैं। इसके अलावा स्वयं पर निर्भर कामगार बिना किसी श्रम को काम पर रखे छोटे उद्यम चलाते हैं। हालांकि वे परिवार के सदस्यों से मदद ले सकते हैं और दूसरी ओर नियोक्ता श्रमिकों को काम पर रखते हैं। आपको बता दें कि पीएलएफएस वर्ष 2017 में शुरू किया गया था। और आइए अब जानते हैं इन सभी प्रमुख संकेतकों की परिभाषा के बारे में। श्रम बल भागीदारी दर वो है जिसे जनसंख्या में श्रम बल में शामिल व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है। श्रम बल में काम करने वाले या काम की तलाश करने वाले या काम के लिए उपलब्ध व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। श्रमिक जनसंख्या अनुपात को जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया गया है। वहीं बेरोजगारी दर श्रम बल में शामिल व्यक्तियों के बीच बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में है। गतिविधि स्थिति किसी व्यक्ति की गतिविधि की स्थिति निर्धारित संदर्भ अवधि के दौरान व्यक्ति द्वारा की गई गतिविधि के आधार पर निर्धारित की जाती है। इसमें सामान्य स्थिति वो है जब किसी भी व्यक्ति के गतिविधि की स्थिति का निर्धारण निर्दिष्ट संदर्भ अवधि के दौरान उस व्यक्ति द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर किया जाता है। जब सर्वेक्षण की तारीख से ठीक पहले के 365 दिनों की संदर्भ अवधि के आधार पर गतिविधि की स्थिति का निर्धारण किया जाता है, तो उसे उस व्यक्ति की सामान्य गतिविधि की स्थिति के तौर पर जाना जाता है। वर्तमान साप्ताहिक स्थिति वो है जब सर्वेक्षण की तारीख से ठीक पहले के 7 दिनों की संदर्भ अवधि के आधार पर गतिविधि की स्थिति का निर्धारण किया जाता है, तो उसे उस व्यक्ति की वर्तमान साप्ताहिक स्थिति के रूप में जाना जाता है। और प्रमुख गतिविधि स्थिति यानी कि ऐसी गतिविधि की स्थिति जिस पर किसी व्यक्ति ने सर्वेक्षण की तिथि से ठीक पहले 365 दिनों के दौरान अपेक्षाकृत लंबा समय व्यतीत किया था। और सहायक आर्थिक गतिविधि यानी कि ऐसी गतिविधि की स्थिति जिसमें व्यक्ति ने अपनी सामान्य प्रमुख गतिविधि के अलावा सर्वेक्षण की तिथि से ठीक पहले 365 दिनों की संदर्भ अवधि के दौरान 30 दिन या उससे अधिक समय तक कुछ आर्थिक गतिविधि की थी।
अगली खबर भी सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से है। मंत्रालय ने भारत में प्रवास 2020-21 रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट जुलाई 2020 से जून 2021 के लिए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के वार्षिक चक्र के दौरान प्रवास पहलुओं पर पहली बार संग्रहित अतिरिक्त डेटा पर आधारित है। ये रिपोर्ट अस्थायी आगंतुकों और प्रवासियों की श्रेणी में अंतर करती है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अखिल भारतीय प्रवास दर 28.9% है। ग्रामीण क्षेत्र में ये 26.5% और शहरी क्षेत्रों में 34.9% थी। प्रवास के बारे में ये कहा गया कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में प्रवास दर ज्यादा दर्ज की गई है। महिलाओं में प्रवास दर 47.9% है। दरअसल महिलाओं में देखा गया है कि विवाह के लिए प्रवास दर का उच्चतम स्तर है। ये 86.8% है। 48.9% अस्थायी आगंतुक परिवार या रिश्तेदार या मित्रों से मिलने के लिए स्थानांतरित हुए थे। महामारी के दौरान रिवर्स माइग्रेशन के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च बेरोजगारी दर देखी गई। इसने ग्रामीण संकट को जन्म दिया। रिपोर्ट में परिभाषित अवधारणात्मक रूपरेखा की बात करें, इसके तहत सामान्य निवास स्थान वो स्थान गांव या कस्बा होता है जहां पर व्यक्ति कम से कम 6 महीने से लगातार रह रहा हो। यदि कोई व्यक्ति लगातार 6 महीने से गांव या कस्बे में नहीं रह रहा था, लेकिन सर्वेक्षण के दौरान वो लगातार 6 महीने या उससे अधिक समय तक रहने के इरादे से वहां मौजूद था, तो वो जगह उसके सामान्य निवास स्थान यानी यूपीआर के रूप में दर्ज होगी। प्रवासी का मतलब है एक पारिवारिक सदस्य जिसका अंतिम सामान्य निवास स्थान अतीत में किसी भी समय गणना के वर्तमान स्थान से अलग था, उसे परिवार में प्रवासी सदस्य माना जाएगा। प्रवास दर का मतलब है किसी भी श्रेणी के व्यक्ति के लिए प्रवास दर उस श्रेणी के व्यक्तियों से संबंधित प्रवासियों का प्रतिशत है। इस श्रेणी का वर्गीकरण ग्रामीण, शहरी, पुरुष या महिला में है। और अस्थायी आगंतुक ऐसे व्यक्ति हैं जो मार्च 2020 के बाद आए हैं और लगातार 15 दिन या उससे अधिक लेकिन 6 महीने से कम की अवधि के लिए परिवार के साथ रहे हैं। केंद्र सरकार ने 4 वर्षों के लिए सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना को मंजूरी दी। अग्निपथ उन भारतीय युवाओं के लिए एक भर्ती योजना है जो सशस्त्र बलों में शामिल होना चाहते हैं। योजना के तहत भर्ती किए गए सैनिकों को अग्निवीर कहा जाएगा। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना और युवाओं को सशस्त्र बलों में सेवा करने का अवसर प्रदान करना है। इस योजना की कई मुख्य विशेषताएं हैं। इसमें अग्निपथ मॉडल के अंतर्गत 6 महीने के प्रशिक्षण सहित 4 वर्षों के लिए सशस्त्र बलों में भर्ती किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत थल सेना, वायुसेना और नौसेना में अधिकारी रैंक से नीचे के कर्मियों की भर्ती की जाएगी। प्रतिवर्ष 17.5 से 21 वर्ष की आयु के बीच लगभग 45,000 से 50,000 सैनिकों की भर्ती की जाएगी। कुल भर्तियों में से केवल 25% को ही स्थायी कमीशन के तहत अगले 15 वर्षों के लिए जारी रखने की अनुमति दी जाएगी। सेवा निधि पैकेज के तहत उन्हें सेवा पूरी करने पर अंशदान और ब्याज सहित 11,71,000 रुपए प्राप्त होंगे। ये राशि आयकर से मुक्त होगी। योजना का महत्व ये है कि सशस्त्र बलों की भर्ती नीति में परिवर्तनकारी सुधार आएगा और रक्षा बलों का आयु औसत मौजूदा 32 वर्ष से घटकर 24 से 26 वर्ष हो जाएगा। इसके अलावा सशस्त्र बलों को समग्र रूप से युवा और ऊर्जावान बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही सेवा देने के बाद समाज में वापस लौटने वाले इन युवाओं को पर्याप्त पुनः रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। वे युवाओं के लिए रोल मॉडल के रूप में उभर सकते हैं। और आइए अब बात करते हैं इन अग्निवीरों के वेतन और लाभ के बारे में। इनका इन हैंड वेतन 70% होगा। पहले साल में इन्हें 30,000 रुपए दिए जाएंगे, दूसरे साल में 33,000 रुपए, तीसरे साल में 36,500 रुपए और चौथे साल में 40,000 रुपए दिए जाएंगे। सेवा निधि में अंशदान कॉर्पस फंड में भारत सरकार समान अनुपात में अंशदान करेगी और 4 वर्ष के बाद सेवा मुक्त होने पर सेवा निधि पैकेज के रूप में 11,71,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। अगली खबर भूविज्ञान से संबंधित है। भूकंप और ज्वालामुखियों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने के लिए पृथ्वी की विवर्तनिक प्लेटों का नया मानचित्र जारी किया गया। न्यू मैप्स ऑफ ग्लोबल जियोलॉजिकल प्रोविंसेस एंड टेक्टोनिक प्लेट्स शीर्षक से एक अध्ययन रिपोर्ट प्रकाशित की गई। ये अध्ययन पहले विशाल महाद्वीप वालबारा जैसे महाद्वीपों के पूर्व निर्माण पर गहन शोध करता है। वालबारा विखंडित होकर अगले कई वर्षों तक अन्य विशाल महाद्वीपों का निर्माण करता है। इनमें अंतिम विशाल महाद्वीप पेंजिया था। ये 335 से 65 मिलियन वर्ष पहले अस्तित्व में था। पेंजिया से 7 आधुनिक महाद्वीपों का निर्माण हुआ जो आज पृथ्वी की सतह निर्मित करते हैं। प्लेट विवर्तनिकी एक वैज्ञानिक सिद्धांत है
ये वर्णन करता है कि पृथ्वी की आंतरिक गतियों के परिणाम स्वरूप प्रमुख भू आकृतियां कैसे बनती हैं। प्लेट विवर्तनिकी मॉडल को वर्ष 2003 में अपडेट किया गया था। शोधकर्ताओं ने नया मानचित्र बनाने के लिए 3 भूवैज्ञानिक मॉडलों को एक साथ जोड़ा है। प्लेट मॉडल प्लेट सीमाओं के मौजूदा ज्ञान पर आधारित है और प्रोविंस मॉडल पृथ्वी की सतह के भूविज्ञान पर आधारित है। आर्गेनी यानी पर्वतन मॉडल पर्वत निर्माण प्रक्रिया पर आधारित है। इस मॉडल में कहा गया है कि 2 विवर्तनिक प्लेटों के टकराने से पर्वत निर्माण प्रक्रिया शुरू हो जाती है। नए प्लेट मॉडल में मैक्वेरी माइक्रोप्लेट सहित कई नई माइक्रोप्लेट शामिल की गई हैं। मैक्वेरी माइक्रोप्लेट तस्मानिया के दक्षिण में स्थित है। कैप्रिकॉर्न माइक्रोप्लेट भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई प्लेटों को अलग करती है। इस मानचित्र का महत्व ये है कि ये प्लेट सीमाओं के पास आने वाली भूकंपीय और ज्वालामुखी जैसी प्राकृतिक विपदाओं की बेहतर समझ प्रदान करता है। ये खनिजों की खोज और पृथ्वी के विकास की बेहतर समझ प्रदान करता है। केंद्र सरकार बैंक बोर्ड ब्यूरो की जगह व्यापक अधिदेश वाली नई संस्था गठित करने की योजना बना रही है। ये नई संस्था एक व्यापक और कानूनी रूप से अधिक मान्य अधिदेश से युक्त होगी। बैंक बोर्ड ब्यूरो भारत सरकार का एक स्वायत्त निकाय है। इसकी स्थापना वर्ष 2016 में पीजे नायक समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी। इसका उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के अलग अलग वित्तीय संस्थानों के बोर्ड के सदस्यों का चयन और नियुक्ति करना है। बैंक बोर्ड ब्यूरो को सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निदेशक मंडल के साथ संपर्क में रहने का कार्य भी सौंपा गया था। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य बैंकों की समृद्धि और विकास के लिए उपयुक्त रणनीति तैयार करना है। सार्वजनिक क्षेत्र के 10 बैंकों का विलय करके 4 बड़े बैंकों के गठन के लिए भी बोर्ड से परामर्श किया गया था। बैंक बोर्ड ब्यूरो ने सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों में कुछ नियुक्तियां की थी। वर्ष 2021 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने ब्यूरो द्वारा की गई नियुक्तियों को बैंकिंग कंपनी उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1980 के अधिकारातीत होने की वजह से रद्द कर दिया था। न्यायालय ने उन परिपत्रों या आदेशों को भी रद्द कर दिया था जो बैंक बोर्ड ब्यूरो को ऐसा करने की अनुमति देते थे। प्रस्तावित संस्था के अधिकार क्षेत्र में बीमा कंपनियां भी शामिल होंगी। ये सरकार द्वारा संचालित बैंकों, बीमा कंपनियों और अन्य वित्तीय संस्थानों में वरिष्ठ प्रबंधन स्तर के पदों पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों की सिफारिश करेंगी। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। बिम्स्टेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केंद्र। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोलंबो में बिम्स्टेक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केंद्र की स्थापना के लिए भारत द्वारा हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी प्रदान की है। हाल ही में बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल का 5वां शिखर सम्मेलन श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित हुआ था। इस शिखर सम्मेलन में बिम्स्टेक के सदस्य देशों ने एक MOA पर हस्ताक्षर किए थे। TTF का उद्देश्य है प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण, अनुभवों को साझा करना और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देकर बिम्स्टेक सदस्य देशों के बीच प्रौद्योगिकी हस्तांतरण में सहयोग को समन्वित, सुविधाजनक और मजबूत करना। I2U2 शिखर सम्मेलन भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका के समूह के लिए प्रयुक्त ये संक्षिप्त पद है। अगले महीने में इसका पहला वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित होगा। इससे पहले अक्टूबर 2021 में नए ढांचे के तहत चारों देशों के विदेश मंत्रियों की एक बैठक हुई थी। इसे न्यू क्वाड या पश्चिम एशियाई क्वाड भी कहा जा रहा है। ये प्रत्येक राष्ट्र की विशेष क्षमताओं, ज्ञान और अनुभव का उपयोग करने के लिए एक नया अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच है। इसे अब्राहम समझौते का एक परिणाम माना जाता है। इस समझौते ने भारत, इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच सहयोग का मार्ग प्रशस्त किया था। वे फाइंडिंग एप्लीकेशन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और संयुक्त राष्ट्र के बीच एक वे फाइंडिंग एप्लीकेशन पर समझौते को मंजूरी दी है। इसका उपयोग जिनेवा के पैलेस डेस नेशंस में स्थित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में किया जाएगा। इमारतों की जटिल संरचना और लोगों की अधिक भागीदारी को ध्यान में रखते हुए एक ऐसे दिशा सूचक एप्लीकेशन की जरूरत महसूस की जा रही थी जो आगंतुकों और अन्य प्रतिनिधियों को परिसर के अंदर अपना रास्ता खोजने में मदद कर सके। वे फाइंडिंग एप्लीकेशन के विकास की परियोजना की परिकल्पना भारत सरकार से संयुक्त राष्ट्र को अनुदान के रूप में की गई थी। ये परिकल्पना वर्ष 2020 में संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर की गई थी। परख यानी समग्र विकास के लिए कार्य प्रदर्शन, आकलन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण। परफॉर्मेंस असेसमेंट, रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। परख एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र है। इसे शिक्षा मंत्रालय ने आरंभ किया था। इसे सभी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित संस्थानों के लिए गठित किया गया है। परख सर्वेक्षण कॉलेजों को सीखने की प्रक्रिया में मौजूद कमियों की पहचान करने में मदद करेगा ताकि छात्रों को उद्योग के लिए तैयार किया जा सके। ये छात्रों को सीखने के परिणामों के स्वमूल्यांकन
और छात्रों द्वारा प्राप्त 21वीं सदी के जीवन कौशल के लिए एक मंच की सुविधा प्रदान करता है। ये छात्रों के बीच उच्च स्तरीय वैचारिक कौशल में सुधार करने में मदद करता है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रस्तुत किया गया था। लेम्डा संवाद अनुप्रयोगों के लिए भाषा मॉडल्स यानी लैंग्वेज मॉडल्स फॉर डायलॉग एप्लीकेशन। गूगल इंजीनियर ने माना है कि लेम्डा एक बोध सक्षम कार्यक्रम बन गया है। लेम्डा एक मशीन लर्निंग भाषा मॉडल है। इसे गूगल ने चैटबॉट के रूप में निर्मित किया है। ये संवाद करते समय मनुष्यों की नकल करने में सक्षम है। बर्ट, GPT-3 और अन्य भाषा मॉडल के समान लेम्डा भी ट्रांसफॉर्मर पर बनाया गया है। ये ट्रांसफॉर्मर एक न्यूरल यानी तंत्रिका नेटवर्क संरचना है। इसे गूगल ने वर्ष 2017 में आविष्कृत और ओपन सोर्स किया था। ये आभासी रूप से अनेक विषयों पर मुक्त वार्तालापों में संलग्न होने में सक्षम होने के लिए डिजाइन किया गया है। भारत गौरव ट्रेन। भारत गौरव योजना के तहत कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी के लिए भारत गौरव ट्रेन की पहली सेवा शुरू की गई है। भारत गौरव ट्रेनें थीम आधारित ट्रेनें हैं। इन्हें नवंबर 2021 में भारतीय रेलवे ने शुरू किया था। इसका लक्ष्य भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शानदार ऐतिहासिक स्थलों को भारत तथा विश्व के लोगों को दिखाना है। इस योजना का उद्देश्य थीम आधारित ट्रेनों के संचालन के लिए पर्यटन क्षेत्र के पेशेवरों की प्रमुख क्षमता का लाभ उठाना है। इससे भारत की विशाल पर्यटक क्षमता का दोहन हो सकेगा। भारत गौरव योजना के दिशा निर्देश इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कोऑपरेशन द्वारा पहले से चल रही पर्यटक सर्किट ट्रेनों के साथ साथ बौद्ध सर्किट पर्यटक ट्रेनों पर भी लागू होते हैं। मुंबई समाचार। प्रधानमंत्री ने मुंबई में मुंबई समाचार के द्विशताब्दी महोत्सव में भाग लिया। उन्होंने इस अवसर पर एक डाक टिकट भी जारी किया। मुंबई समाचार, जिसे पहले बॉम्बे समाचार कहा जाता था, ये एक गुजराती अखबार है। इसका कार्यालय मुंबई के फोर्ट क्षेत्र में स्थित है। इसे पहली बार 1822 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। इसकी स्थापना एक पारसी विद्वान फरदून जी मुराजबान ने की थी। ये एक साप्ताहिक संस्करण के रूप में शुरू हुआ था। ये मुख्य रूप से समुद्र पार माल की आवाजाही और अन्य व्यावसायिक खबरों को प्रकाशित करता है। ये अखबार 200 वर्षों से लगातार प्रकाशित किया जा रहा है। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। संत तुकाराम। इनका जन्म 1608 में हुआ था। ये 17वीं सदी के मराठी कवि और हिंदू संत थे। संत तुकाराम भगवान विट्ठल या विठोबा के भक्त थे, जो कृष्ण का एक रूप है। उनका जीवन दर्शन महाराष्ट्र में फैले वरकरी संप्रदाय के लिए महत्वपूर्ण है। जाति विहीन समाज के बारे में उनके संदेश और कर्मकांडों के प्रति उनकी अस्वीकृति ने एक सामाजिक आंदोलन को जन्म दिया। संत तुकाराम को वारी तीर्थ यात्रा शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। ये शिवाजी के समकालीन थे। संत तुकाराम की भक्ति कविता को प्रसिद्ध अभंग के रूप में और आध्यात्मिक गीतों को कीर्तन के रूप में जाना जाता है। संत तुकाराम कवि, भक्त संत और समाज सुधारक थे। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थान के बारे में। हैंस द्वीप, कनाडा, डेनमार्क। डेनमार्क और कनाडा ने हैंस द्वीप पर लगभग 50 वर्ष पुराने विवाद को सुलझाने के लिए एक समझौता किया है। हैंस द्वीप एक छोटा और निर्जन द्वीप है। ये कनाडा के एल्समेरे द्वीप और डेनमार्क के एक स्वायत्त क्षेत्र ग्रीनलैंड दोनों से 18 किलोमीटर की दूरी पर नारेस जलडमरू मध्य में स्थित है। नारेस जलडमरू मध्य ठंडी धारा का एक चैनल है। यह अटलांटिक महासागर की बेफिन की खाड़ी को आर्कटिक महासागर के लिंकन सागर से जोड़ता है। समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन अंक्लोज के तहत एक राष्ट्र की राज्य क्षेत्रीय सीमा 12 समुद्री मील या लगभग 22.22 किलोमीटर होती है। ग्रीनलैंड और कनाडा की सबसे लंबी समुद्री सीमा 2697 किलोमीटर है। कच्चा तीवू द्वीप। कच्चा तीवू पाक जलडमरू मध्य में एक छोटा सा निर्जन द्वीप है। ये बंगाल की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। ये द्वीप 14वीं शताब्दी में ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से बना था। ब्रिटिश शासन के दौरान इसे भारत और श्रीलंका द्वारा संयुक्त रूप से प्रशासित किया जाता था। कच्चा तीवू द्वीप का मुद्दा तब उभरा जब दोनों देशों ने वर्ष 1974-76 के बीच 4 समुद्री सीमा समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे। भारत श्रीलंका समझौते के मुताबिक ये द्वीप श्रीलंका का हिस्सा बन गया था। इस द्वीप से संबंधित एक विवाद ये है कि श्रीलंका भारतीय मछुआरों को यहाँ आराम करने और अपने जाल को सुखाने से प्रतिबंधित करता है, जबकि वर्ष 1974 के समझौते के तहत इन सुविधाओं का प्रावधान किया गया था। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए अपनों का और अपना विशेष ध्यान रखें। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार। थैंक यू फॉर लिसनिंग।